रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब मजदूर और सफेद पोश तबकात पहले ही इस चक्की में बुरी तरह से पिस चुके हैं कि अब एक मर्तबा फिर से कोरोना का खौफ डेरे डाल रहा है। दुनिया भर को गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार करने वाले कोरोना ने फिर से गरीब, सफेद पोश और दिहाड़ीदार मजदूर तबके को परेशान कर रखा है। कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा, कहीं फिर से काम कारोबार ठप तो नहीं करना पड़ेंगे। ये वो सवालात हैं जो अब हर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल और तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 8 दिनों से रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1650 नए केसेस सामने आए, जबकि मजीद 9 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त बताएं तो 18,000 से भी ये तादाद तजावुज कर चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस का तनासुब तेजी के साथ बढ़ा है। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.5% हो गई है, जबकि 15 बड़े शहरों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह बहुत ज्यादा है। हैदराबाद में मस्बत केसेस की शरह 16.59% के साथ मुल्क भर में अब तक सबसे ज्यादा है। गिलगित में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 15.38, जबकि मुल्तान में 15.97% तक पहुंच चुकी है। कोरोना केसेस के बढ़ते हुए ये जो केसेस हैं, उनके पेश नजर हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। खासतौर पर शादी हॉल्स के मुतालिक अभी तक जो हिदायत जारी की गई हैं, SOPs के तहत चलने वाले इंडोर शादी हॉल जो हैं, उनको 20 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद करने का एक ऐलान हमारे सामने आया, जबकि आउटडोर जो शादी की तकरीबात हैं उसमें 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत जो है वो ममनू करा दी गई है। यानी 1000 अफराद शिरकत कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो मेहमान हैं उनको शिरकत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद मैरिज हॉल्स एसोसिएशन इस फैसले को मुस्तरद कर चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि इस पेशे से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का कारोबार चलता है। सिर्फ शादी हॉल्स बंद हो जाने से मुल्क भर में खरीदारी जो है वो 70 से 80% तक कम हो जाती है। मोहतात अंदाजों के मुताबिक कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान होने वाले लॉकडाउन की वजह से GDP में 10% तक कमी देखने में आई थी, और अब ऐसे इकदाम मुआशी मसाइल का शिकार हुकूमत और अवाम की परेशानियां जो हैं वो मजीद बढ़ा देंगे और गरीब का चूल्हा बुझ जाएगा। कोरोना से मुतालिक हुकूमती इकदाम और अहकामात भी कई अहम सवालात खड़े कर रहे हैं। खुद हुकूमती इकदामात अपने ही ऐलानात और अहकामात की नफी कर रहे हैं। हुकूमत हो या फिर अपोजिशन जमातें हों, गैर जिम्मेदाराना रवैयों से कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने का खदशा है और लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना वायरस पहले से भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक सूरत में सामने आ रहा है। अभी चंद दिन पहले तक PDM को जलसों की वजह से तनकीद का निशाना बनाने वाली हुकूमत का दोहरा मयार भी खुलकर बेनकाब हुआ है। एक तरफ कोरोना की वजह से गरीब और दिहाड़ीदार अफराद कारोबार उनके बंद किए जा रहे हैं, शादी हॉल्स बंद किए जा रहे हैं, मार्केट्स बंद की जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए नए अहकाम सामने लाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ऑपोजिशन की तरह मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। वहां पर जो लोग आ रहे हैं कोई SOPs की जो है वो पाबंदी नहीं कर रहे हैं। सवात और हाफिजाबाद में होने वाले हुकूमती जलसों में कोरोना SOPs का दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं रखा गया, ना SOPs फॉलो किए गए, ना ही मुनासिब वक्फा जो है उसको बरकरार रखा गया, ना ही अवाम मास्क पहनकर जलसगाह में आए, ना इंतजामिया की तरफ से कोई इस तरह के इंतजाम किए गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा हो रहा है ना कि क्या हुकूमत के जलसों में कोरोना वायरस नहीं आता? क्या हुकूमत के जलसों से कोरोना के खतरात नहीं है? तो फिर मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट में तो इतना रश भी नहीं होता, वहां शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? क्या दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे का यही मतलब है? हुकूमत खुद जो मर्जी करती रहे, कवानीन जो है वो सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, मजदूर के लिए हैं। कोई शक नहीं कोरोना की दूसरी लहर पहली से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह की बातें हो रही हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये वेव ज्यादा लीथल हो सकती है, लेकिन खुद हुकूमत इस हवाले से गैर जिम्मेदार
कैसे हो सकती है? अगर आप खुद SOPs बना रहे हैं, अगर आप खुद जो है वो फैसले कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो है आप रोल मॉडल बन के नहीं दिखा रहे हैं, आप खुद खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, आप लोगों के धंधे बंद करा रहे हैं, लेकिन आपकी सियासत चल रही है, आपके जल से चल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, तो फिर इस तरह से तो SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना यकीनन मुश्किल हो जाएगा। एक आम आदमी को कभी भी आप कन्विंस नहीं कर सकते कि SOPs के ऊपर अमल करें। एक आम आदमी का आप कारोबार नहीं बंद कर सकते अगर आपके जलसे जुलूस बगैर SOPs के साथ आपका सियासत का जो काम है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। इसी आम मौजू के ऊपर बात करने के लिए जो सबसे ज्यादा मुतासरा फरीक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान केटरर्स, डेकोरेटर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कैस मंसूर शेख साहब मौजूद हैं और इसके अलावा डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से इनसे हम जानेंगे। शेख साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जलसे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 20 नवंबर के बाद से लेकर 31 जनवरी तक ये फैसला किया गया है कि शादी हॉल्स को इंडोर तकरीबात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, शादी हॉल्स को बंद कर दिया जाए। आप लोग क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर? क्या एक्सेप्ट करने जा रहे हैं इस फैसले को? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक तो मुझे ये फैसला इनका सीरियस लग ही नहीं रहा। दे आर नॉट सीरियस इन इट, क्योंकि आप देखें 2 डेज पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कोई बिजनेस सेक्टर हम बंद नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकली गवर्नमेंट को उससे डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है और वो क्राइसिस में आ जाएगी गवर्नमेंट अगर कोई भी बिजनेस सेक्टर हम बंद करेंगे। और दूसरी आप ये देखें कि गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स में फेल है। रेलवे में कोई कंट्रोल नहीं है इनका, जलसे खुलेआम कर रहे हैं। इनको बेसिकली तो जलसों पे बैन लगाना चाहिए कि जी 31 जनवरी तक हम कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं करेंगे और अपना कंट्रोल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करेंगे। और जो सेक्टर सबसे अच्छा SOP के ऊपर काम कर रहा है, हमारे यहाँ बैंकेट्स में जाएं, आपको हॉस्पिटल से ज़्यादा SOP हमारे बैंकेट्स में नजर आएंगे, आपको एरोप्लेन से ज़्यादा हमारे में SOPs नजर आएंगे। आप बताएं, इन्होंने PIA ओपन कर दी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। डोमेस्टिक फ्लाइट में 2 आवर्स अप्रॉक्स लग जाते हैं, आप एरोप्लेन में बैठे, फ्लाई करें, लैंड करें। और हमारा इवेंट तो इन्होंने 8 से 10 o'clock पे किया है। तो डिफरेंस क्या है? एयर कंडीशन क्लोज वेन्यू इस जहाज, और उसको अगर जहाज एरोप्लेन को बंद कर दिया इन्होंने, तो मुझे सेंस समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर को पैसे चाहिए, उन्होंने डेफिनेटली उनको पैसा चाहिए इस मुल्क चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, इतना क्राइसिस है। और दूसरी तरफ NCOC मैं समझता हूँ बहुत इमेच्योर, वेरी इमेच्योर। यहाँ तो हर सेक्टर बंद कर दिया जाए तो समझ आती है कि वो बड़े मेच्योरली उन्होंने डिसीजन लिया। और मैं ये असद उमर जैसे बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि असद उमर साहब ये ऐसा फैसला ले लेंगे। आपको क्या लग रहा है? ही इज अ वेरी बोल्ड मैन। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई प्लान ही मौजूद नहीं है? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्टेटमेंट डिफरेंट है, NCOC का जो फैसला है वो डिफरेंट है। मतलब एक पेज पे जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, वो एक पेज पे नहीं है। मैं इसको सीरियस ले ही नहीं रहा। अच्छा, देखें, मैंने प्राइम मिनिस्टर को सीरियस लेना है। ही इज सच अ सीरियस पर्सन। प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट पूरी दुनिया में एक आपके इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया गया। आज पाकिस्तान का कितना नाम ऊपर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सॉलिड डिसीजंस कि जी उसने लॉकडाउन खत्म कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इसकी वजह से बिजनेस फ्लरिश हुआ। आप बताएं 6 मंथ्स के गैप के बाद आप उस सेक्टर को बंद कर रहे हैं जिससे 1 करोड़ के करीब एम्प्लॉयर्स टीम पूरी एफिलेटेड है। नहीं, तो मैं समझ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको कल परसों एक्शन लेते नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब मैं श्योरिटी, देखो आयशा, मैं श्योरिटी से कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब NCOC से इस डिसीजन को वापस लेने का कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर को एक बंदे की फिक्र है, प्राइम मिनिस्टर को मजदूरों की फिक्र है, और ये सारा काम मजदूरों से होता है। वेटर्स क्या हैं? लेबर तबका है, जो जितने भी इसमें कुक्स हैं, जितने भी लोग हैं, गाड़ियां चलती हैं, मूवमेंट चलती है, पेट्रोल पंप चलते हैं, CNG मूव होती है। प्राइम मिनिस्टर आप कल और परसों की न्यूज में देख लीजिएगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि देखें अगर इन्हें सीरियस होती है ना गवर्नमेंट और NCOC, तो NCOC कहती PM साहब आप सारे जलसे 31 जनवरी तक बैन कर दें। क्योंकि देखें जलसों में तो लाखों बंदा, ये लोग कह रहे होते हैं ना, कल एक जलसा आया जी हमारे पास 1 लाख बंदा आ गया, उससे पहले जलसे हुए जी 2 लाख आ गए। हमारे पास तो गैदरिंग 200, 250, 300 की है। ठीक है, लोगों ने भी सीरियसली लिया, उनको प्राइम मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस है।
ایک بڑی خوفناک بات جو اس دوسری ویو کے حوالے سے کہی جا رہی ہے اور وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ شاید یہ پہلی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا اس معاملے کے اوپر کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پہلی سے زیادہ خطرناک یہ ویو ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ حکومتی سطح پر ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اس بار تو پچھلی دفعہ کی طرح کچھ بند نہیں ہونے جا رہا ہے. پھر ہم یہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ پچھلی بار جو ہم نے ایک پالیسی اپنائی تھی اس کی وجہ سے ہم بچ گئے. تو یہ ایک تضاد سا نظر آ رہا ہے. کس طریقے سے اس بار بچیں گے ہم کرونا وائرس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو وائرس ہے, جو دوسری ویوز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, یہ وائرس بہت ہی ایگریسو وائرس ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, بہت جلدی جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. لوگ ابھی بیمار ہوتے ہیں اور انتقال بھی کر جاتے ہیں 4-5 دنوں کے اندر. اور اس کی مثال یہ ہے کہ تقریباً 11 ڈاکٹر جو ہیں یہ اس سیکنڈ ویو میں انتقال کر گئے اور بہت تھوڑے دن میں بیمار ہو کے انتقال کر گئے. کوئی لمبے چوڑے ان کی بیماری نہیں تھی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بہت سیریس ایک پرابلم ہے اور سیکنڈ ویو دنیا میں جو ہے بہت ہی لیتھل ہے. تو ہمارے یہاں بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے اتنے ہی ہم کیئرلیس ہو گئے ہیں. جتنا یہ بیماری ہم سیریس ہے اتنے زیادہ ہم کیئرلیس ہو گئے. نہ صرف عوام تو پہلے سے ہی سیریس نہیں تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیکل لیڈران جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ سیریس نہیں ہے اور آپس میں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں اور وہ ٹیلی وائز بھی ہو رہا ہے. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا بھی وہ دکھا رہا ہے کہ جو ہمارے لیڈران ہیں وہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور گلے بھی مل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ایک پالیسی بنانی چاہیے میڈیا کو بھی کہ اس طرح کی چیزیں نہ دکھائی جائیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اپوزیشن والے جلسے جلوس کر رہے ہیں, اس کو بغیر روکنے کے حکومت بھی جو ہے وہ جلسے جلوس میں لوگوں کو گھروں سے نکال کے اور اتنا مجمع جمع کرنا, یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہو رہا ہے. ہم تو ویسے ہی پریشان تھے کہ بازار میں نہ دکاندار نہ کوئی اور یہ شادی ہال اور یہ دوسری جگہوں پہ کوئی بھی ایس او پیز کو نہ فالو کروا رہے ہیں اور نہ لوگ کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ شادی ہال کو آپ نے بند کر کے اوپن اس پہ لے آئے. یہ تو بہت ہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ اوپن اسپیس پہ شادی کریں اور 1000 لوگ لے کر آئیں. نہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا تجاویز کیا ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی لہر سے زیادہ جو ہے وہ لیتھل ویو ہے, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار وائرس بہت زیادہ اگریسو ہے. تو پھر تجاویز کیا ہیں؟ کیا حکومت سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے, کوئی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اب اس کے لیے تو پوری پلاننگ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمیں تو بہت سیریسلی اس کو رکھنا ہے. حالانکہ این سی او سی کی جو لوگ ہیں اس میں بہت ہی ان کو بہت پچھلے دنوں بہت تجربہ ہوا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہماری ڈیمانڈ پہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی آپ ایک قانون سازی کریں اور ایک سزا کا اور فائن کا اہتمام کریں, لیکن وہ فائن 100 روپے کے فائن کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تجویز یہ ہے کہ کیا سسٹم ہوگا, اس کو فائن کون کرے گا, اور ہماری تجویز یہ ہے کم از کم 500 سے 1000 کے قریب جو ہے وہ فائن کریں, کچھ پنشمنٹ کریں, چھوٹے موٹے پنشمنٹ کریں, لوگوں کی گاڑیاں راستے میں روکے جن کے پاس ماسک نہیں ہے. کیونکہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ ایک ویکسین ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ماسک ایک ویکسین ہے تو سب کو لگانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کورونا کوئی ایک بیماری ہے, اور ان کو دماغ میں یہ ہے کہ یہ کورونا جو ہے کوئی کورونا ورونا نہیں ہے, یہ ایک کانسپریسی ہے. لہٰذا کہیں پر بھی الحمدللہ اس کو فالو نہیں کر رہے. کانسپریسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ پچھلی ویو سے چونکہ ہم الحمدللہ اس طریقے سے متاثر نہیں ہوئے جس طرح ہم نے دیکھا کہ دنیا کے دیگر ممالک متاثر ہوئے تھے, شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس بار لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے کرونا وائرس کو جتنا کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ لیا گیا تھا. ایک خوف تھا اور ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. شیخ صاحب کوئکلی مجھے بتا دیجئے گا کہ اب آپ نے سن لیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلی ویو سے زیادہ لیتھل ہے, خطرناک ہو سکتی
रही है, वायरस एग्रेसिव है, अगर आपसे तजावीज़ हुकूमत की तरफ से मांगी जाएं तो किस तरीके की तजावीज़ जो है वो आप दे सकते हैं और कितना सख्त तरीके से अमल दरामद आप लोग करा सकते हैं? मैं गवर्नमेंट को यह कहूंगा कि एनसीओसी फौरन जल्द से बंद करवाए, बिजनेस सेक्टर ना बंद कराए जिससे हमारा मुल्क बंद हो जाए। आज बिजनेस बंद कर देंगे तो लोग तो हम लोग कहां से लोन्स देंगे जो पूरी दुनिया के हमने देने हैं। इनको चाहिए जल्द से बंद करें। गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेस जहां पे मास्क नहीं पहन के जाते, आप खुद विजिट करें वहां पे। हमारा जो सेक्टर है बैंकेट्स का, ये वाहिद सेक्टर है जो 100% एसओपीज को फॉलो कर रहा है। हमारा वेटर, हमारा कोई एंटर हो विदाउट मास्क नहीं हो सकता, विदाउट सैनिटाइजर नहीं हो सकता। एंट्रेंस पे सैनिटाइजर है तो हर राउंड टेबल पे है। हम फूड ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैस मंसूर शेख साहब और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर आप कोई भी सेक्टर बंद करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आपने शादी हॉल्स के ऊपर पाबंदी लगाई, इसके बाद एनसीओसी के इजलासों में मजीद कोई फैसले होते हैं, स्कूल्स को बंद किया जाता है या कोई भी और सेक्टर जो है जिसको बंद किया जाता है और इस खदशे के पेश नज़र बंद किया जाता है कि आप कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी जो है वो दे रहे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो सियासी जलसे हैं, ये सियासी तकरीबात हैं जिसमें हजारों लाखों अफराद का आना होता है, अगर वो जारी और सारी रहेंगी तो किसी तरीके से भी एक आम आदमी को कन्विंस नहीं किया जा सकता कि वो उस कोरोना की रोकथाम के लिए अपना बिजनेस जो है उसको बंद कर ले। बहरहाल जाते जाते एक मैसेज अवाम के लिए भी कि डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली ये बात बताई है, दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोरोना की ये दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, कोरोना का ये वायरस इस दफा ज्यादा एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो एसओपीज वही हैं, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो जरूर कीजिए, हाथों को जो धोने का तरीकाकार पहले था कि 20 सेकंड तक हाथों को धोइए साबुन के साथ, वही एसओपीज हैं, उनको फॉलो करके ही हम कोरोना वायरस से खुद भी बच सकते हैं, अपने प्यारों को भी बचा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। औरतों पर जुल्म, तशद्दुद और सितम हमारे मुआशरे का इंतहाई दर्दनाक अलमिया है। औरतें कभी इज्जत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं तो कभी घर से बाहर निकलने वाली औरत किसी की दरिंदगी का निशाना बन जाती है और कत्ल कर दी जाती है। घर से बाहर निकलने वाली हर औरत मुआशरे के अजीबो गरीब नजरों का मुकाबला करती है। बहुत सी खवातीन इज्जत के नाम पर तो कभी डर और खौफ की वजह से अपने साथ बीतने वाली दास्तानें किसी को कह नहीं पाती। इसी मुआशरे के बहुत से मर्द जब औरत का मुकाबला नहीं कर सकते तो कमजोर जानकर इसे हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। लेकिन ऐसे वाकयात के बहुत से जिम्मेदार कटहरे तक पहुंच ही नहीं पाते। बेशुमार वाकयात में पुलिस ही मुतहरिक नहीं होती, लवाकिन की बात तक नहीं सुनती। लेकिन अगर पुलिस एक्टिव हो जाए तो बहुत से वाकयात ऐसे भी हैं कि अपने ही घर वाले जुल्म सितम पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और इस सब की कीमत चुकानी पड़ती है औरत को, और औरत ये कीमत चुकाती आ रही है। हाल ही में पेश आने वाले ऐसे ही खौफनाक वाक़े के बाद हजारों खवातीन अब खुद को पहले से ज्यादा गैर महफूज तसव्वुर कर रही हैं। फैसलाबाद में दरिंदगी और सफाकियत के एक ऐसे ही वाक़े ने दिल दहला दिए हैं। कॉल सेंटर में काम करने वाली जमां साला कायनात इस मुआशरे की वहशी रवैयों की भेंट चढ़ चुकी है। हाल ही में ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एमएससी ज़ूलॉजी की फारिगुल तहसील तालिबा कायनात का अंदोनाक कत्ल कई सवालात खड़े कर रहा है। 2 दिन तक लापता रहने वाली कायनात की खून में लथपथ लाश भी बरामद हो चुकी है और पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुबैना मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कायनात को कत्ल करने वाले मुश्तबा मुलजिम तलाल के दरमियान 4 लाख रुपए का लेन देन का तनाजा था और इसी तनाजे को लेकर के मुलजिम ने 4 नवंबर की शब कायनात को साथ बुलाया और फिर रेलवे कॉलोनी में अंधेरा देखकर सर में गोलियां मार दी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मकतूला कायनात का ताल्लुक गुजरांवाला से है और वो पढ़ाई के अखराजात पूरे करने के लिए कॉल सेंटर में नौकरी करती थी।
इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी बताई गई हैं कि चूंकि मकतूला के लवाकीन ने FIR में किसी को नामजद नहीं किया, इसी वजह से कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कायनात को इंसाफ कैसे मिलेगा अगर उसके अपने ही उसके लिए खड़े नहीं होंगे? आखिर कब वो वक्त आएगा कि खवातीन घरों से निकलते हुए खुद को महफूज समझने लगेंगी? खवातीन पर जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? क्या वजह है कि खवातीन की बेदर्दी से जो कत्ल हैं उनका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है? इसी पर बिल्कुल हम बात करेंगे, कानूनी राय भी शामिल करेंगे, इसके माशरती पहलू के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले वाक़े से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कि अभी हो क्या रहा है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शायद मुझे बताएगा कि मुतजाद किस्म की इतलात जो हैं वो मौसूल हो रही थी, मुद्दई कौन है, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, अब तक क्या कार्रवाई अमल में आई है? देखिए, इस मुकदमे का, कायनात के मुकदमे का मुद्दई जो है वो मुतलका चौकी का जो इंचार्ज है ASI सज्जाद है। उसने जब लावारिस लाश मिली उस पर खुद उसने मुकदमा दर्ज कराया कि लाश मिली है। अब लाश मिलने के बाद डाटा के जरिए जो कॉल सेंटर का मालिक था तलाल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसने इतराफी जुर्म भी कर लिया। लेकिन कॉम्प्लिकेशन ये आ रही है कि जो कायनात के जो वालिदैन हैं उनमें से किसी ने अभी तक ततीमा बयान नहीं दाखिल किया। पहले FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई कि किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी का पता नहीं चला था। अब जब पता चल गया है, अभी तक बार बार पुलिस जो है उसके वर्षा से रब्ता करी, लेकिन पुलिस के साथ वो ताउन प्राप्त नहीं करे। इसकी वजह से अगर से तलाल गिरफ्तार हो चुका है, अगर उसका ततीमा बयान उसके वालिदैन उसे नामजद मुल्ज़म नहीं ठहराते तो उसे उसका फायदा मिलेगा। हत्ता कि जब नामालूम FIR दर्ज की जाती है उसके बाद ततीमा बयान के बावजूद भी उसको मुल्ज़म को फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल एक अलमनाक ये है कि अभी तक वालिदैन जो है प्रॉपर तावन नहीं करे। नहीं तो शायद इसी को वजह सामने आई है कि वो आखिर क्यों सामने नहीं आना चाह रहे हैं। उनकी बेटी का कत्ल हो गया है, उनके घर का एक फर्द चला गया है, क्यों जो है वो नहीं चाहते कि उसका जो कातिल है वो कैफरे किरदार तक पहुंचे? कोई राब्ता करने की कोशिश की गई? क्या वो खुद राब्ता नहीं करना चाह रहे? उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिस तरह हमारा मुआशरा है, कहते बदनामी होगी, ये होगा, एक अनसीन खौफ जो हमने खुद पे तारी कर लेते हैं इस किस्म के वाकयात में कि सारे खानदान में बदनामी हो जाएगी, शहर में बदनामी होगी, कल को हमारी बच्चियों का और बच्चों के रिश्ते होने हैं, उनमें मसाइल पैदा होंगे। इस किस्म के जो खौफ होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है ऐसे केसों को प्रोसीड नहीं करते और उसका फायदा जो है मुल्ज़िम पार्टी को मिलता है। पुलिस जो है स्टेट इसमें मुद्दई का किरदार अदा कर सकती है। जैसे ये मुकदमा दर्ज हुआ, स्टेट की मदईयत में स्टेट अपना रोल अदा कर सकती है। मसला ये है कि स्टेट का रोल कहाँ पर है? अगर मुद्दई एक खानदान की बेटी जो कत्ल हो गई, उसके साथ जुल्म हो गया, अब वो मुकदमा दर्ज कराने के बाद वो जनाब अदालतों में जाएगा, फिर गवाह बैठ जाएंगे, वो कोई मौके का गवाह नहीं है। इन तमाम जो ठीक है, साथ रहिएगा। शायद तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब अहमद साहब, एक तो मुझे ये बताइएगा कि क्या जो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है, इतराफ़े जुर्म कर लिया, तलाल उसका नाम बताया जा रहा है, इतराफ़े जुर्म कर लिया और कहा यह जा रहा है कि 2 दिन तक लापता रही खातून, क्या पुलिस को लेट इत्तला मिली? मुनीब साहब, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मुनीब साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। फरजाना बारी साहिबा, अच्छा ठीक है, मुनीब साहब मौजूद है हमारे साथ। मुनीब साहब, आपने सवाल सुन लिया मेरा? जी सुन लिया। इसके अंदर ये था कि जो लड़की थी उसकी लाश जब मिली है तो उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी ना, इसलिए नामालूम हमने FIR दी फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए। उसके बाद जब उसकी शिनाख्त हुई है लड़की की, उसके पेरेंट्स आए हैं, पोस्टमार्टम के बाद लाश उनके हवाले कर दी, वो गुजरांवाला लेके। ठीक है, तो डाटे के मदद से हमने ट्रेस किया है तलाल को। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मुल्जिम इतराफ़े जुर्म कर चुका मुनीब साहब? जी, वो कोई लेन देन के मामले के बारे में बता रहा है। अच्छा। तो इसके जो ओरिजिनल हक़ाइक़ हैं वो इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाएंगे सारे सामने। ठीक है, तो मुद्दई जो है लड़की के घर वालों में से नहीं है, राइट? आपकी तरफ से राब्ता करने की कोशिश की गई उसके घर वालों से? जी बिल्कुल राब्ता किया गया है। वो भी हमारे इन लाइन आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो कल हमारे पास आएंगे।
तो इसको हम इंशाल्लाह मजीद परसू करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे यही पॉइंट लेकर फरजाना बारी साहिबा के पास जाना है। फरजाना बारी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो एक चीज हमारे सामने आई है कि घर वाले जो हैं इस मर्डर को परसू नहीं करना चाहते बिकॉज ये उनकी बेटी का मर्डर है या एक लड़की का मर्डर है। मुझे ये बताइएगा कि क्या खुदा न खास्ता अगर उनके बेटे के साथ इस तरह की कोई चीज होती तो क्या तब भी वो इसको परसू ना करना चाहते? ये किस किस्म के प्रेशर्स हैं हमारी सोसाइटी में कि एक तो औरत के साथ जुल्म हो गया, उसकी जान ले ली गई, उसके ऊपर से अब बदनामी का एक डर है जो घर वालों को उसके जो मुजरिम है जिसने ये कत्ल किया है उसके कातिल को अंजाम तक पहुंचाने से भी रोक रहा है। देखें, बिल्कुल ये दो चीज़ें हैं। एक तो आप देखें कि अक्सर इस तरह के वाक़यात में जहाँ औरतों को कत्ल किया जाता है अक्सर घर वाले ख़ुद ही उसमें शामिल होते हैं। चाहे आप देखें कंदील बलूच को लेकर कोई भी आप उठा लें कारोकारी के वाक़े में, उसमें घर के अपने अफराद, उसके करीबी जो मर्द हजरात होते हैं, उसका बाप होगा, बेटा होगा, भी भाई होगा, वही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एक बिल्कुल जहालत का जो एक तस्वुर है, जो सो कॉल्ड इज्जत और गैरत जिसको औरत के साथ जोड़ दिया गया है, और उसकी वजह से आप देखें कि कत्ल व गारत इसीलिए औरतों की होती घर वाले करते हैं, और इसीलिए ये बड़े अरसे से ये डिमांड रही थी कि ये औरतों के हवाले से जो भी ये ऑनर सो कॉल ऑनर किलिंग के जो कत्ल होते हैं इसमें रियासत जो है उसको मदई बनना चाहिए। रियासत जो है वो उसको औरत का जो है फिर वली बनना चाहिए, ना कि घर के दूसरे अफराद। इसके अंदर देखें एक जुर्म हुआ है ना, तो ये और ख़ास तौर पे औरतों के खिलाफ जो जुर्म है इसको तो नॉन कंपाउंडेबल यानी इसके अंदर किसी भी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए, और रियासत को इसके अंदर औरत का वली बन जाना चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी होती है कि लोगों को ये यकीन भी नहीं है कि अगर हम ये केस लड़ेंगे या अदालतों में जाएंगे तो हमें कोई इंसाफ कोई मिलेगा। अगर ख़ानदान इसमें दिलचस्पी भी रखता हो कि इंसाफ मिले तो लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें कितना वक्त लगता है, उसके अंदर कितना पैसा दरकार होता है, और इसके अंदर लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अगर अदालतों तक पहुंचेंगे तो उनको इंसाफ मिल जाएगा। ये तो एक दूसरी वजह है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ज़ाहिर कारोकारी का वाक़या है, और इसमें अक्सर आप देखें कि लोकल कम्युनिटीज़ जो है उसके अंदर ये सारे घर वाले फिर फैसला बेशक अदालत वो आपका जिरगा या पंचायत करती है, लेकिन घर वाले उससे एग्री करते हैं, और इसी तरह जो है वो लोगों का ठीक है। फरजाना साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। फातिमा खान हमारे साथ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हम उनसे लेना चाहेंगे, उसके लिए मौजूद हैं। फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट फरजाना बारी साहिबा ने उठाया है कि लीगल सिस्टम के ऊपर जो एक यकीन नहीं होता, लोगों का ट्रस्ट नहीं करते, वो एक बहुत वैलिड रीजन है इसकी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मामला एक लड़की का है, और लड़की के घर वाले जो हैं वो बहुत हेजिटेट कर रहे हैं इसको आगे परसू करने पर। मुझे अगर मैं लीगली आपसे बात करूं, मुद्दई जो है वो लड़की के घर वालों में से कोई नहीं है। कितनी मुश्किल पेश आ सकती है कातिल को अंजाम तक पहुंचाने में जब इस तरह की सिचुएशन में घर वाले जो हैं वो नहीं बीच में पड़ते और आगे नहीं चलाना चाहते? तो ये जो पुलिस कांस्टेबल कहा जा रहा है कि उनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, तो क्या फ्यूचर है इस मुकदमे का? कुछ निकलेगा इसमें से, या फिर ये जो कत्ल है बात आई गई हो जाएगी? देखिए आयशा, यहाँ पे बहुत सारे पहलू हैं। मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ एक रीजन नहीं होती किसी भी मैटर को लेके, हमेशा बहुत सारी रीजंस होती हैं। उसमें ये माशरा भी शामिल होता है, स्टेट का भी रोल होता है, इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए, जैसा कि पैसों का मामला बताया जाता है, तो इसमें डेफिनेटली इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात की जा सकती है, या अगर आप एज ए सोसाइटी या अगर आप कानून की बात करते हैं तो लैक ऑफ कन्विक्शन है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, सिस्टम फेलियर है। तो मेन इसमें रोल सबसे पहले तो हम हमेशा हुकूमत को ही बना देते हैं, जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि उनकी तरफ से लैकिंग है, या ऐसे कानून नहीं बनाए जाते, या उनकी जो है वो उन कानून को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम मोस्टली इसी तरह से ही करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इन केसेस में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम इंडिविजुअली हैं, बीइंग ए फैमिली हैं। देखिए, हमारा कल्चर ऐसा है, जिस तरह अभी फरजाना बारी साहब भी कह रही थी कि इसकी सारी जिम्मेदारी एज अ फैमिली आती है। हम शुरू से ही बच्चों में, और हम शुरू से ही
फैमिलीज में ये ट्रेंड बना देते हैं कि खवातीन को जो है वो दबा के रखा जाता है और मेल्स को जो है वो हर तरह की एक तो अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है, उनको सपोर्ट भी किया जाता है और उनके जहन में भी ये चीज बिठाई जाती है कि एक औरत जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है माशरे में। तो जब तक हम औरत की वैल्यू माशरे में नहीं बनाएंगे, इस तरह के केसेस आते रहेंगे, मर्द को एहसास ही नहीं रहेगा कि औरत भी उतनी ही इंसान है। फातिमा साथ ही रहिएगा। फरजाना बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मुझे क्विकली एक ब्रेक लेना है, कुछ और पहलू भी हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक केस जो एक औरत से जुड़ा होता है वो सिर्फ एक केस नहीं होता, उसके कुछ और भी असरात होते हैं जो मुआशरे की दीगर औरतों के ऊपर या तमाम औरतों के ऊपर कम या ज्यादा आ रहे होते हैं, उनके ऊपर भी हमें बात करनी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। औरत के हवाले से हमारा जो मुआशरा है वो एक बड़ा टिपिकल सा फरसूदा किस्म का माइंडसेट रखता है। क्या वाकई औरत का जो है वो कोई घर नहीं होता? औरत पर पैसा खर्च करना, उसको आला तालीम दिलवाना पैसे का ज़िया होता है क्योंकि वो पराया धन होती है और करनी तो फिर हांडी रोटी होती है। शादी के बाद उसको बोझ की तरह क्या उतार देना चाहिए और फिर आपकी जिम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर इसके साथ कोई जुल्म, नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हो जाती है तो आप उसको इसलिए नहीं कोर्ट कचहरी तक लेके जा सकते, थानों तक लेके जा सकते क्योंकि आपकी सो कॉल्ड इज्जत आपने जोड़ी होती है औरत से और वो सो कॉल्ड जो इज्जत होती है वो आप बरकरार रखना चाहते हैं चाहे औरत रहे या ना रहे। फरजाना बारी साहिबा मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। और ये जब एक वाकया इस तरह का होता है तो वो सिर्फ एक वाकया नहीं होता, उसका एक इम्पैक्ट होता है। हमारे यहाँ आपको यकीनन पता होगा मोटरवे केस था, उसके बाद बहुत सारी खवातीन जो थी उन्होंने बहुत सारे क्राइसिस में टाइम गुजारा है। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी, आप इस वक्त नहीं जा सकती, इस तरह से नहीं जा सकती। जब एक वाकया पेश आता है तो उसका खास किस्म का इम्पैक्ट होता है। अब ये एक वाकया पेश आया है और ये बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बात है कि जुल्म सितम का निशाना भी औरत बनती है और उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट आता है उसका शिकार भी खवातीन ही बनती हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। आगे जो मौके हैं वो कम है, आगे अपॉर्चुनिटी कम है, आगे इजाजत नहीं मिल रही होती घर से काम करने की, बाहर निकलने की, जो करियर है उसको परसू करने की। इस तरह का कोई वाकया होता है तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि एक तो ये है कि ये जो वाक़या होता है ये एक वाक़या नहीं होता, ये एक पीछे पूरा एक अगर आप देखें समाजी हवाले से सोशोलॉजिकली तो एक फिनोमेना होता है पीछे। मतलब ये औरत को इस तरह ये जो कत्ल हो गई ये एक वाक़या नहीं है, इसके पीछे जो एक सोच है जिसका जिक्र आपने भी किया कि किस तरह हम औरत को एक दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं, किस तरह हम उसको पराया धन समझते हैं, किस तरह हम उसकी तालीम पे, उसकी तरबियत पे, उसको कोई हुनर सिखाने के हवाले से या उसको माशी तौर पर बाख्तियार करने के हवाले से ना हम अपने वसाइल, ना घर अपने वसाइल लगाना चाहता है, ना रियासत अपने वसाइल लगाना चाहती है। आप देख लें, अगर स्कूल बच्चियों के स्कूल देख लें या आप कॉलेजेस देख लें या आप प्रोफेशनल कॉलेजेस देख लें तो लड़कियों के लड़कों की निस्बत बहुत कम है। अगर आप जेंडर बजटिंग अगर उसका ऑडिट करें पाकिस्तान में जितनी भी आपके जो सेक्टोरल मिनिस्ट्रीज हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पे जितना भी हमारे जो कौमी वसाइल है, जो बजट है वो टिल्ट करता है लड़कों को अपॉर्चुनिटी देने की तरफ। तो ये एक सोच होती है जिसके नतीजे में इस तरह के जो भयानक वाकयात हैं वो जन्म लेते हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब कोई ऐसा वाकया होता है तो उसका असर दोनों हवालों से बहुत मनफी होता है, क्योंकि एक तो ये कि वो रीइंफोर्स होती हैं, वही ट्रेडिशन, वही रवायतें, क्योंकि सजाएं नहीं मिलती तो फिर उधर से उनको ये बढ़ावा होता है कि हम ये करते रहेंगे। और दूसरी तरफ जाहिर है कि जो एक सोसाइटी एट लार्ज जो है उसके अंदर भी एक बहुत एहसास बेगानगी पैदा होता है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है फातिमा, टाइम मेरे पास कम रह गया। फातिमा का मैं पॉइंट ऑफ व्यू फरजाना साहिबा माजरत के साथ लेना चाहूंगी। एक तो ये बहुत बड़ा एज मिलता है मुल्जिमान को जब घर वाले परसू नहीं करना चाह रहे हैं और वही जो है वो इज्जत और गैरत का मसला बनाकर बैठ जाते हैं हर चीज को। हालांकि बड़ा क्लियर किस्म का पैसे के लेन देन का मामला है, लेकिन यकीनन हमारी सोसाइटी में 100 तरह के रिश्तेदार या इर्द गिर्द से ऐसी बातें होती हैं जो जोड़ दिया जाता है, लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन तक बात पहुंच जाती है। यही चीज तो मुल्जिमान को फायदा देती है। और कौन से फैक्टर्स हैं फातिमा और उन पर कितना काम करने की जरूरत है जो मुल्जिमान को औरत के हवाले से जो क्राइम होते हैं वो मुल्जिमान को जो है वो फायदा पहुंचाते हैं? देखिए वैसे तो क्रिमिनल केसेस में जनरली अगर हम देखें ना तो एक लॉ होता है, एक रूल होता है कि कोई भी जिस भी बंदे पे इल्जाम लगता है ही इज और शी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक वो गिल्टी नहीं होंगे या वो जब तक कन्फेस नहीं कर जाते या जब तक वो प्रूव नहीं हो जाते कि वो गिल्टी हैं तब तक तो वो इनोसेंट ही हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट हर अक्यूज्ड को जाता है। तो इससे आप और थोड़ा सा भी डाउट बीच में क्रिएट हो जाए तो आप
गिल्टी नहीं कर सकते किसी भी अक्यूज्ड को। तो ये तो पहले ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्रिमिनल केसेस में, केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए। फिर उसके साथ साथ अगर हमें अपनी सोसाइटी में भी देखें तो हमारी सोसाइटी तो वैसे ही मेल डोमिनेंसी और पैट्रियार्की के जो है वो इतने प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है कि हम मर्दों का जो माशरा है उसमें औरतों को कोई जगह नहीं दी जाती, और उनके खिलाफ अगर मर्दों के खिलाफ कोई ऐसा केस बन भी जाता है तो आगे तक उसको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आयशा ये है जो मैं डिस्कस भी करना चाहूंगी कि क्रिमिनल केसेस में स्टेट जो है वो हमेशा कंप्लेनेंट होती है। क्यों स्टेट को बनाया जाता है? स्टेट वर्सेस जो अक्यूज होता है, इस तरह से टाइटल्स, उसका मकसद ये होता है कि इसमें जो कंप्लेनेंट है या इसमें जो सारी जिम्मेदारी आती है वो स्टेट की आती है, प्रोसिक्यूशन की आती है कि वो विटनेसेस को जो है वो लेके आए और एविडेंस। ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि स्टेट को इस हवाले से जो अपनी जिम्मेदारी है अब वो जरूर अदा करनी चाहिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि खवातीन के हवाले से जो है वो उनको इंसाफ की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी रहे। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा और फातिमा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।